आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस का प्लूरल कहते हैं न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियस क्या है ये आप जानते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को एक्सप्लेन किया था। तो किसी एटम के सेंटर पे एक पॉजिटिव कोर, जहाँ पे कि एटम का लगभग सारा मास कंसंट्रेटेड हो, उसको आप नाम देते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का क्या कंपोजिशन है, तो पहला टॉपिक यहाँ पे है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस जो है वो एक ही मटेरियल, एक ही बॉडी है। तो आप कहेंगे न्यूक्लियस इज नॉट ए कंपोजिट बॉडी बट इट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब हुआ कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द पार्टिकल्स फाउंड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब न्यूक्लियस का जो रेडियस है ये होता है 10⁻⁻14 मीटर। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 मीटर एंड इज दस 10,000 टाइम्स स्मॉलर देन द एटम। एटम का रेडियस था 10⁻⁻10 मीटर। तो न्यूक्लियस किसका बना हुआ है, तो आप कहेंगे न्यूक्लियस जो है यह दो पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। दैट इज प्रोटॉन भी न्यूक्लियॉन है और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियॉन है। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉमनली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। अब ये प्रोटॉन कहाँ से आया, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था जे थॉमसन ने। बाद में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। द प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड और प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ था 1911 में। तो द प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन नाइट्रोजन इन अकॉर्डिंग्स विद द फॉलोइंग इक्वेशन। प्रोटॉन को कैसे खोजा गया, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल दैट इज हीलियम न्यूक्लियस का बॉम्बार्डमेंट किया नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन N714 और अल्फा पार्टिकल यानी 2He4, जब इसको बम्बार्ड किया गया तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिला दैट वाज ऑक्सीजन 817 और एक पार्टिकल मिला यहाँ पे 1H1। यही क्या है, तो प्रोटॉन है। तो ये इस तरह से प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ। उसके बाद फिर बाद में जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, तो आप कहेंगे द न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग इक्वेशन। बेरिलियम 47, ये है अल्फा पार्टिकल 2He4। तो इससे जो प्रोडक्ट मिला C630 कार्बन का आइसोटोप है और एक पार्टिकल मिला N01। यही जो N01 है ये क्या है, न्यूट्रॉन है। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ तब जाके एटम का सही स्ट्रक्चर पता चला कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, जैसा कि बोर्स थ्योरी में आप पढ़े थे। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg and mass of neutron 1.6748 into 10⁻⁻27 kg। तो हम लोग कहते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, जो उसका मास नियरली इक्वल है। देखिए डेसिमल के 2 प्लेस तक ये इक्वल है। तो अगर 2 प्लेस तक हम लेते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगता है कि एक ही जैसा है, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में थोड़ा हैवी है। प्रोटॉन का चार्ज वही होगा जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है पॉजिटिव में, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन क्या है, तो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। इसके बाद देखिए कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आप क्लास 9-10 सब में भी पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब जितना प्रोटॉन का नंबर होता है किसी एटम में उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है।
आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहेंगे एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही अरेंज किया गया है। दूसरा एक टर्म है मास नंबर, इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर क्या है? तो न्यूक्लियस में टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन के नंबर को हम लोग कहते हैं मास नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन को आप जेड से रिप्रेजेंट करते हैं तो आप कह सकते हैं जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और किसी एटम को जब हम लोग एटॉमिक नंबर और मास नंबर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो आप कहते हैं कि एन एटम इज रिप्रेजेंटेड एज, मान लीजिए कोई एटम कोई एलिमेंट है एक्स, एटॉमिक नंबर को हम लोग यहाँ नीचे लिखते हैं, मास नंबर को ऊपर लिखते हैं। तो एक्स जेड ए, जैसे अभी हम लोग देखे थे कि नाइट्रोजन N714, तो वहाँ N क्या है? एटॉमिक नंबर, और 14 है इसका मास नंबर। इसके बाद देखिए कुछ और टर्म्स है, ये सब भी आपका पढ़ा हुआ जाना हुआ चीज़ है। आइसोटोप्स, वैसे एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर अलग अलग हो, उसको हम लोग नाम देते हैं आइसोटोप्स। द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल C612, C613, C614। अब देखिए सबका एटॉमिक नंबर 6 है, तो आप कहेंगे ये तीनों क्या है? आइसोटोप है। जैसे आप कहते हैं यूरेनियम 92-235, यूरेनियम 92-238, तो आप कहेंगे कि दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? 92। ये दोनों क्या है? आइसोटोप है। तो पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप के लिए कोई अलग पोजीशन नहीं होता है। आइसोटोप जो होते हैं वो एक ही पोजीशन पे होते हैं। दूसरा टर्म है आइसोबार्स। द एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए 1s3 हाइड्रोजन का ये एक आइसोटोप है, 2He3 ये हीलियम का आइसोटोप है, और ये हाइड्रोजन ये 1s3 और ये 2s3 हीलियम, ये दोनों क्या है? तो आइसोबार्स, दोनों का मास नंबर सेम। जैसे आप कहते हैं लिथियम 37, बेरिलियम 47, ये दोनों भी क्या है? आइसोबार्स हैं। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। और तीसरा है आइसोटोन्स। तो आप कहेंगे वैसे सारे एटम जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में सेम हो, उसको हम लोग नाम देते हैं आइसोटोन्स। द एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। फॉर एग्जाम्पल N715 O816, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? तो 15 - 7 8, 16 - 8 8, दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो ये दोनों क्या है? आइसोटोन्स है। जैसे C614 और O816। अब देखिए ये C614 ये कार्बन का आइसोटोप है, और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आप कहेंगे मास नंबर इसका 14 और नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8, इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8, तो ये सब क्या कहलाएगा? आइसोटोन्स। उसके बाद देखिए एटॉमिक मास यूनिट, ये सब समझने का चीज़ है, सबका यूज होता है। ऐसे कोई ऐसा नहीं कि टॉपिक है आपको पूछेगा कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है? तो आप कहेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट मास के मेजरमेंट का एक बहुत छोटा यूनिट है, जिसका यूज हम लोग एटॉमिक न्यूक्लियर लेवल पे करते हैं। पार्टिकल्स का मास, एटम का मास, न्यूक्लियस का मास, उसके लिए हम लोग करते हैं। तो आप कहते हैं द एटॉमिक मास यूनिट, इसको कहते हैं AMU, इज ए वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ मास एंड इट इज़ फाउंड टू बी वेरी कन्वीनियंट इन न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में जहाँ छोटे छोटे पार्टिकल्स के मास का आप मेजरमेंट करते हैं, तो वहाँ पे मास का जो यूनिट किलोग्राम आप लेते हैं, तो किलोग्राम उसके रेस्पेक्ट में एक बहुत बड़ा यूनिट है, तो हम लोग यहाँ पे एक छोटे से यूनिट एटॉमिक मास यूनिट का यूज करते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है? तो कहता है कि कार्बन का एक आइसोटोप C612, तो C612 के एक एटम के मास का 12वां भाग, एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12th पार्ट ऑफ द मास ऑफ 1 C612 एटम। ये बात आप समझ रहे हैं, इस डिफिनेशन को याद रखना है। अब आप कहेंगे कि जो एवोगाड्रो का हाइपोथेसिस है उससे कि किसी
एटम में एवोगाड्रो किसी मान लीजिए कोई भी आपका एलिमेंट है, तो उसमें जो एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम का मास, उसके मास नंबर का ग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे आप कहते हैं C612, तो C612 के 6.023 इंटू 10⁻23 एटम का मास कितना होगा? 12 ग्राम। जैसे आप कहेंगे इतना एटम अगर नाइट्रोजन का हो N714, तो उसका मास होगा 14 ग्राम। इतना ही एटम अगर ऑक्सीजन का हो तो उसका मास होगा 16 ग्राम। इतना ही एटम मान लीजिए अगर आयरन का हो, तो आयरन का मास नंबर है 56, तो हम कहेंगे आयरन के इतने एटम का मास 56 ग्राम। तो इसी कंसेप्ट का यहाँ यूज करते हैं कि द मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ C612 इक्वल टू 12 ग्राम। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ C612, तो आप कहेंगे 12 बाय 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो ये हुआ C612 के एक एटम का मास, और इसका 12वां भाग को आप कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1/12 इंटू एक एटम का मास। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट, आप देखिए 12 12 कैंसिल, 1 बाय एवोगाड्रो नंबर ग्राम। तो आप कहेंगे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हम एवोगाड्रो नंबर के रेसिप्रोकल को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो वही क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। अब इसको आप कैलकुलेट करिए तो ये आपको मिलेगा 23, ऊपर ले गए तो -23, एक जीरो इधर ले आए तो 10/6.023 इंटू 10⁻24। तो आप 10 बाई इतना करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1.660565 इंटू 10⁻24 ग्राम। और इसको अगर आप केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1.6605 इंटू 10⁻27 kg। तो ये एटॉमिक मास यूनिट, ये रिलेशन याद रखना है कि एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इस रिलेशन का यूज करेंगे। अब आप देखिए जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, जनरली हम लोग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इसका हम लोग याद रखते हैं। बाकी कोई पार्टिकल रहता है तो उसका मास एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ रहता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.007276 U। अब देखिए U यहाँ पे है एटॉमिक मास यूनिट, ये नया नोटेशन है। अब पुराना नोटेशन था AMU, अब नया जो नोटेशन आया है उसको हम लोग U से सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं। U मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665 U, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.000549 U। तो ये तीनों आप कम से कम जरूर याद रखिए, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, AMU के टर्म में। किलोग्राम में तो आप जान रहे हैं। उसके बाद देखिए एक टॉपिक है यहाँ पे, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। दैट इज अगर एक एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग कम्प्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो कितना एनर्जी मिलेगा? तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन E इक्वल टू mc²। मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी के हम लोग निकालते इसी इक्वेशन से। m यहाँ पे मास और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट को एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो m यहाँ पे कितना हुआ? 1.6605 इंटू 10⁻27 kg, और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में। तो जो एनर्जी रिलीज हुआ E इक्वल टू mc², m कितना kg, c का स्क्वायर, और ये जूल में आएगा। अब इसी को अगर हम लोग कहें कि 1.6605 इंटू 10⁻27 इंटू 3² यानी 9 10⁻16, और इसमें 1.6 इंटू 10⁻13 से डिवाइड कर दें तो ये अब जूल से बदल जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MEV में, और इसको आप कैलकुलेट करिए तो आपको मिलेगा 931.5 MEV। यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो कितना एनर्जी रिलीज होगा? 931.5 MEV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप कह सकते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 931.5 MEV बाय c²। अब देखिए 1 एटॉमिक मास यूनिट का एनर्जी इक्विवेलेंट है 931.5 MEV, लेकिन जब आप इसको एक्सप्रेस इस तरह से करेंगे तो ये है मास और ये है एनर्जी। तो मास और एनर्जी तो इक्वल नहीं हो सकता है,
इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कहते हैं बाय सी स्क्वायर। तो ये हो गया मास, इधर ले आएंगे तो सी स्क्वायर एम सी स्क्वायर इक्वल टू एनर्जी। तो ये नोटेशन है, इसको याद रखना है। अब देखिए हम लोग एक टॉपिक यहाँ पे अगला है, छोटा छोटा टॉपिक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो अब जितने भी एलिमेंट है, जितने भी अलग अलग एलिमेंट में जो एटम है, उसके न्यूक्लियस का सबका साइज एक जैसा तो नहीं होगा। न्यूक्लियस का साइज डिपेंड करेगा कि उसमें कितना न्यूक्लियॉन्स है, दैट इज उसमें कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है। तो आप कहेंगे कि न्यूक्लियस का जो साइज है ये डिपेंड करता है मास नंबर पे, या आप कहिए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं, इट इज फाउंड दैट द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंसिस्टिंग द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जितना न्यूक्लियॉन है, दैट इज जो इसका मास नंबर है, वॉल्यूम मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम मान लें कि r इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर a, कोई न्यूक्लियस उसका मास नंबर a है और उसका रेडियस कितना है r, तो आप कहेंगे कि इसका जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास नंबर a के। अब देखिए 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हैं आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए, या आप कह सकते हैं आर इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3। तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं तो आर इक्वल टू आर नॉट, एक कांस्टेंट यहाँ पे यूज करें आर नॉट ए टू द पावर 1/3। तो आर नॉट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो आपने हियर आर नॉट इज ए कांस्टेंट कॉल्ड, हियर आर नॉट इज ए कांस्टेंट कॉल्ड न्यूक्लियर यूनिट रेडियस, इसका नाम दिया गया है न्यूक्लियर यूनिट रेडियस। और आर नॉट का वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या इसको आप फेम्टोमीटर कह सकते हैं। तो ये साइज ऑफ न्यूक्लियस, देखिए छोटा सा एक रिलेशन है, इसका फिर आगे आप यूज करेंगे। अगला टॉपिक है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का अगर आप डेंसिटी निकालेंगे तो डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू आप कहेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस अब बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का मास A इंटू 1 एटोमिक मास यूनिट, ऐसा कैसे आप कह सकते हैं, तो आप कहें जैसे C612 एटम के मास का 12वां भाग, तो C612 एटम में कितना 12 न्यूक्लियॉन है, तो 12 न्यूक्लियॉन के मास का 12वां भाग, यानी आप कह सकते हैं एक न्यूक्लियॉन का एवरेज मास। तो डेंसिटी रो इक्वल टू ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इंटू 1U, यानी एक न्यूक्लियॉन का एवरेज मास, जिसको एटॉमिक मास यूनिट कह रहे हैं। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो देयरफॉर डेंसिटी रो इक्वल टू A इंटू 1U, ये 3 ऊपर आ गया, इंटू 3/4 पाई, और R इक्वल टू अभी हम लोग देखे थे R नॉट A टू द पावर 1/3 इसका क्यूब। तो अब आप देखिए आप कह सकते हैं A इंटू 1U इंटू 3, और नीचे हो गया 4 पाई, यहाँ R नॉट का क्यूब और A टू द पावर 1/3 का क्यूब यानी A। अब देखिए ये A कैंसिल। अब 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसको किलोग्राम में आप वैल्यू रखिए, इंटू 3, 4 पाई का वैल्यू 3.14, और R नॉट 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2.37 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो न्यूक्लियस का डेंसिटी कितना हुआ, रो इक्वल टू 2.37 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो आप बताइए कि ये किस एटम या आपके किस एलिमेंट के न्यूक्लियस का ये डेंसिटी है। तो आप कहेंगे कि इसमें तो हम लोग कहीं एटॉमिक नंबर या मास नंबर किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस का यूज नहीं किए हैं। तो आप कहेंगे कि ये सारे न्यूक्लियस का डेंसिटी है। और ये जो डेंसिटी है आप देखिए कि ये डेंसिटी बहुत हाई है, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। इतना डेंसिटी किसी भी मटेरियल का अर्थ पे अगर आप देख रहे हैं तो उसका इतना डेंसिटी नहीं हो सकता है। 10⁻6, 10⁻7 यही रेंज हो सकता है मैक्सिमम। तो आप कहेंगे न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। ऐसे अगर आप इसको समझने के लिए कि मान लीजिए कि अगर कहीं न्यूक्लियस का ढेर लगा हुआ हो, सिर्फ न्यूक्लियस का, और वहाँ से आप 1 चम्मच न्यूक्लियस उठाते हैं, तो हो सकता है उसका मास 2, 4, 5
या आप कहिए कि उसका जो मास है 500 किलोग्राम हो, 1000 किलोग्राम हो, तो न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो डिस्कशन अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा देखें कि द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ऑल द एटम्स इज सेम एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है यह मास नंबर से इंडिपेंडेंट है, यानी जितने भी एटम्स हैं उसका न्यूक्लियस का डेंसिटी सेम है। तो इसमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव सब में क्वेश्चन पूछता है, आपको कह देगा कि एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और एक आयरन का न्यूक्लियस, आप उसके डेंसिटी का रेशियो बताइए। तो किसी भी दो एलिमेंट के न्यूक्लियस के डेंसिटी का रेशियो हमेशा क्या होगा, 1:1। फिर हम कह रहे हैं कि द हाई डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस सजेस्ट द कम्पैक्टनेस ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो क्या है, तो हाईली कॉम्पैक्ट है, यानी वेरी क्लोज टू ईच अदर। जो मटेरियल है वो क्या है, बहुत ही क्लोज है। सच ए हाई डेंसिटी इज फाउंड ओनली इन ब्लैक होल्स। ये जो डेंसिटी है ये अर्थ पे तो किसी मटेरियल का नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि ये इतना डेंसिटी ब्लैक होल्स का या न्यूट्रॉन स्टार्स का हो सकता है। और एक बात और यहाँ पे याद रखेंगे, द एक्सपेरिमेंट्स रिवील दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज मैक्सिमम एट द सेंटर। ये तो हम लोग एवरेज डेंसिटी निकाले, लेकिन सेंटर पे डेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम। और जैसे जैसे आप सेंटर से दूर होते जाएंगे तो डेंसिटी धीरे धीरे कम होते जाता है। तो ये सब न्यूक्लियस के डेंसिटी का कुछ फैक्ट्स हैं, इसको याद रखना है। अगला टॉपिक है मास डिफेक्ट। डिफेक्ट से यहाँ मीनिंग है मास में कमी। तो आप कहते हैं कि मास डिफेक्ट क्या है, तो किसी न्यूक्लियस का मास अगर आप मेजर करते हैं और न्यूक्लियस में जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उसके टोटल मास का जब आप मेजरमेंट करते हैं तो यह देखा गया है कि न्यूक्लियस का मास उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के टोटल मास से थोड़ा कम होता है। यही जो मास का डिफरेंस है इसी को हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट। It is found that the mass of a nucleus is always less than the total mass of the constituent nucleons, that is protons or neutrons. So the difference between the total mass of nucleons, protons or neutrons, constituting the nucleus and the mass of the nucleus is known as mass defect. तो मास डिफेक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि लेट द मास ऑफ ए प्रोटॉन इज mp। एक प्रोटॉन के मास को मान लिए mp, एक न्यूट्रॉन के मास को मान लिए mn, और न्यूक्लियस के मास को हम मान लेते हैं कैपिटल mn। तो मास डिफेक्ट अगर हम किसी एटम का निकालें, देन द मास डिफेक्ट ऑफ एटम XZA, एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है, और इसके एटम का अगर हम मास डिफेक्ट निकालते हैं तो मास डिफेक्ट को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी डेल्टा M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा M इक्वल टू Z। Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और एक प्रोटॉन का मास, टोटल प्रोटॉन का मास। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, तो A-Z, और एक न्यूट्रॉन का मास, तो टोटल न्यूट्रॉन का मास, अब माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन के मास का आप सम कर लीजिए, अब माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो इससे हम लोग मास डिफेक्ट निकाल सकते हैं। या इसी क्वेश्चन को देखिए थोड़ा और चेंज करते हैं, तो डेल्टा M इक्वल टू ZMP, और यहाँ ऐड कर दिए ZME। ई क्या है, ME क्या है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वही होगा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, दैट इज Z। ये हो गया A-ZMN माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, अब माइनस ZME। ZME यहाँ प्लस किए तो ZME माइनस भी कर लिए। तो डेल्टा M इक्वल टू, इस दोनों में अगर Z कॉमन ले लें तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, A-Z मास ऑफ न्यूट्रॉन, और यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस, अब प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ZME। तो इसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि डेल्टा M इक्वल टू Z, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम 1H1 में, तो Z इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस A-Z मास ऑफ न्यूट्रॉन, अब माइनस न्यूक्लियस के मास में अगर हम सारे इलेक्ट्रॉन के मास को सम कर दें तो ये जो टोटल मास होगा दैट इज मास ऑफ एटम।
एटम था हमारा XZA। तो हम लोग इस फार्मूला से मास डिफेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको AZ मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ये सब याद रखना है, या कभी कभी सवाल सब में भी दिया हुआ रहता है। और एटम का मास आपको गिवन रहेगा, जिस एटम का मास डिफेक्ट निकालना हो तो आप इसमें रख के इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आप मास डिफेक्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए एक टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उसको एक जगह लाके उसको बाइंड करने में, या उसको आप कहें कि न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसको आप कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। अब यह एनर्जी आता कहाँ से है? तो आप कहेंगे कि मास में जो कमी हुआ, मास डिफेक्ट जो आप निकाले, तो आप कहेंगे मास में कमी हुआ, तो जो मास में कमी हुआ वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वह न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में यूज आप करते हैं, यूज हो जाता है। तो दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड ऑन द अकाउंट ऑफ मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस। जितना मास में कमी हुआ वही कहाँ गया? एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और फिर वही एनर्जी न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में यूज हो गया। तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस में बी डिफाइंड एज द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का अगर हम लोग एनर्जी कन्वर्सन निकाल लें, एनर्जी इक्विवेलेंट निकाल लें, तो वही क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी हम लोग को जब भी निकालना होगा तो पहले मास डिफेक्ट निकालेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन से डेल्टा एम, ये मास डिफेक्ट, इंटू सी स्क्वायर। तो ये आपको एनर्जी मिलेगा जूल में, और इसके लिए आपको डेल्टा एम लेना होगा किलोग्राम में। और इसी को अगर हम कहें कि बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम मास डिफेक्ट इंटू 931.5 MeV। अभी हम लोग देखे थे कि एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट। अगर ये मास डिफेक्ट एटॉमिक मास यूनिट में हो तो 1 एटॉमिक मास यूनिट से एनर्जी रिलीज होता है 931.5 MeV। तो डेल्टा एम अगर हो मास जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो बाइंडिंग एनर्जी आप कहेंगे डेल्टा एम इंटू 931.5 MeV। तो जनरली ये जो मास डिफेक्ट हम लोग निकालते हैं एटॉमिक मास यूनिट में ही निकालते हैं, तो इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं। इसीलिए हम लोग एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट निकालें और उसी का यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अगला देखिए एक छोटा सा टर्म है पैकिंग फ्रैक्शन। तो आप कहते हैं कि न्यूक्लियस के मास में जो कमी आया है, तो जितना भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस है सबके मास में थोड़ा थोड़ा कमी आता है। तो किसी एक न्यूक्लियन के मास में जो एवरेज कमी आता है उसी को आप कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, द मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। तो आप कहेंगे पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? तो मास डिफेक्ट बाय मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो आप कहेंगे कि एक न्यूक्लियन के मास में जो कमी आया उसी को क्या कहेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन। तो एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है और कोई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियस से बाहर यानी फ्री स्टेट में है, तो न्यूक्लियस में उसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब आप ले जाएंगे, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियस में रहेगा तो उसका मास फ्री स्टेट के मास से थोड़ा कम होगा। तो यही जो मास में कमी है उसी को क्या कहेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये सब देखिए छोटा छोटा टर्म सब है, आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ के याद रखिए। इसके बाद फिर एक टर्म आएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, उसको हम लोग आज यहाँ नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ तक आप याद रखिए आज टॉपिक। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक देखेंगे। तो यहाँ तक याद रखना है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।